स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, और सबसे आसान भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे, जो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657। तो जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दूसरी संख्या 57 और एचसीएफ दोनों का कितना दिया हुआ है 9। तो हम क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो वही लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस जिसका जो मान है मान पुट करना है, मतलब मान रखना है। मान रखेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना दिया है 9 और एलसीएम। अब इसमें क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड गुना में आती है, इधर भागा में आ जाएगा। पक्षांतर करने पर 306 गुना 657 बट्टे 9 बराबर एलसीएम। तो इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 34। 306 में अगर 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा 34। अब 34 और इसको गुना करेंगे, 34 गुना 657। अब इसको जब 34 से गुना करेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, 12,338। एलसीएम बराबर 12,338 हो गया। तो इसमें क्या बोल रहे थे, एलसीएम निकालने, हम एलसीएम निकाल लिए तो अब यही हो गया हमारा आंसर। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6n अंक पर शून्य पर समाप्त हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई संख्या में क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये है कि 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। जब तक 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा तब तक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसमें लिखते हैं, यदि कोई संख्या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहेगा, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहेगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। चूंकि अब 6n का गुणनखंड करेंगे, जब 6n का गुणनखंड करेंगे ये कितना आएगा 2 गुना 3 पावर n। तो हमें क्या चाहिए 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में चाहिए, लेकिन इसमें क्या आया 2 और 3 आया तो क्या होगा, ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए लास्ट में लिखेंगे, अतः संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें बस इतना ही लिखना है, पहले थ्योरी लिखना है, थ्योरी के बाद ये दिखाना है कि क्यों नहीं है, लास्ट में लिखना है कि अतः यह संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। और अगली सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है कि कम से कम गुणनखंड में क्या 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, तब जाके भाज्य होगा। अगर 2 ही गुणनखंड होगा तो वो कौन सी संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो पहली संख्या को सॉल्व करते हैं, क्या होता है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अगर ये संख्या को देखो तो ये संख्या 2 रूप में है, एक तो गुना के रूप में है इतना और ये जोड़ के रूप में है, एक गुना और दूसरा जोड़। तो ये एक पेयर हो गया कि इसका
एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया, मतलब दो शब्द होके एक पेयर बन गया। अब जब ये जोड़ा बन गया तो जोड़ा में से कोई भी एक कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। इसमें जब 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 13 तो 7 गुना 11, और ये 13 जब कॉमन ले ली तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 13 में जब कॉमन ले लिए 13 तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब सबको अगर हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 11 गुना 7 77 प्लस 1 77, और फिर से करेंगे 77 गुना ये 78 हो जाएगा। 78 का भी अगर खंडन करेंगे तो ये तो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। इसको अगर खंडन करेंगे तो कितना आएगा, 78 2 3 9, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 78 को 13 गुना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। तो हमारा भाज्य संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन होता है कि एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। एक तो 13 है, दूसरा 2 है, 3 है, और एक तो कोई भी संख्या में रहेगा ही। तो कितना गुणनखंड हो गया, 3। इसमें लिख देंगे, चूंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य होगा। अब दूसरी संख्या क्या, दूसरी को करते हैं, दूसरी के लिए इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी संख्या क्या, 7 गुना 6 3 गुना 2 1 प्लस 5। अब इसमें भी एक गुना का रूप है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक सब गुना में है। इसको अगर सबको गुना करेंगे तो एक ही नंबर आएगा, और इधर एक ही, तो गुना के रूप में ये है, इधर एक पेयर हो गया। अब एक पेयर हो गया तो इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं 5। तो कॉमन लेंगे, कितना होगा, 7 गुना 6 गुना 1 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस ये 5 जब इधर कॉमन ले लेते तो कितना यहाँ बचेगा, 1। अब सबको इसको सॉल्व करते हुए इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, 5 और ये इसको 7 गुना 6 42 गुना 4 3 12 12 गुना 2 24 प्लस 1। अब इसको फिर से गुना करते हैं, 42 गुना 24, तो इसमें अगर 42 गुना 24 करेंगे, 8 और 16 ये 4 8 8 10 9 10, कितना हो जाएगा, 1000। 8 प्लस 1, फिर 1 को भी अगर जोड़ेंगे तो 5 गुना और 1009, 1000 एक 5 आया जो कि भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या है, और दूसरा 1009। 1009 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें जब एक कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या होता है, उसका मान चेंज नहीं होता। अगर इसमें भी एक गुना कर देंगे तो क्या हो गया, इसका मान तो नहीं चेंज हुआ लेकिन वही संख्या रहेगा। लेकिन अब इसमें गुणनखंड कितना हो गया, गुणनखंड 1 2 और 3। अभाज्य संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, अभाज्य संख्या एक तो स्वयं रहेगा और एक रहेगा, एक और स्वयं संख्या रहेगा तो अभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, 2 नंबर हो गए यहाँ, इसको इसमें भी लिख, इसमें भी अब लास्ट में लिखेंगे, चूंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगा।